नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम सुनेंगे सूरज का 7वां घोड़ा का 5वां भाग। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले के 4 भाग अवश्य सुने। तो आइए चलते हैं 5वीं भाग की ओर। 5वीं दोपहर, काले बेंट का चाकू। अगले दिन दोपहर को जब हम सब लोग मिले तो एक अजब सी मनस्थिति थी हम लोगों की। हम सब इस रंगीन रूमानी प्रेम के प्रति अपना मोह तोड़ नहीं पाते थे और दूसरी ओर उस पर हंसी भी आती थी। तीसरी ओर एक अजब सी ग्लानि थी अपने मन में कहीं कि हम सब और हम सब के ये किशोरावस्था के सपने कितने निस्सार होते हैं, और इन सभी भावनाओं का संघर्ष हमें एक अजीब सी झेप और झुंझलाहट, बल्कि उसे खिसियाहट कहना बेहतर होगा, इसकी स्थिति में छोड़ गया था। लेकिन माणिक मुल्ला बिल्कुल निर्द्वंद भाव से प्रसन्न चित्त हम लोगों से हंस हंस कर बातें करते जा रहे थे और अलमारी तथा मेज पर से धूल झाड़ते जा रहे थे, जो रात को आंधी के कारण जम जाती है। और ऐसा लगता था कि जैसे आदमी पुराने फटे हुए मोजों को कूड़े पर फेंक देता है, उसी तरह अपने उस सारे रोमानी भ्रम को, सारी ममता छोड़कर फेंक दिया है और उधर मुड़कर देखने का भी मोह नहीं रखा। सहसा मैंने पूछा, इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। मेरे इस प्रश्न से उनके चेहरे पर 2-4 बहुत करुण रेखाएं उभरी, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से अपनी मनस्थिति छुपाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं होती जो आदमी के अंतर्मन पर गहरी छाप न छोड़ जाए। कम से कम अगर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मेरी तो सारी जिंदगी बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। शायद दुनिया की कोई चीज मेरे मन में कभी रस का संचार न कर सके। माणिक मुल्ला मेरी ओर देखकर हंसे और बोले, इसके ये मतलब है कि तुमने अभी न तो जिंदगी देखी है और न अभी अच्छे उपन्यास ही पढ़े हैं। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सुना गया है मित्रवर, कि इस प्रकार की निष्फल उपासना के बाद फिर जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है जो बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से निमंतर स्तर की होती है, पर जिसमें अधिक ईमानदारी, अधिक चरित्र, अधिक वफादारी और अधिक बल होता है। मसलन शरद चटर्जी के देवदास मुखर्जी को ही ले लो, पारों के बाद उन्हें चंद्रा मिली। इसी तरह के अन्य कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब माणिक मुल्ला को क्या तुम कम समझते हो? माणिक मुल्ला ने लिली के बाद गांधारी की तरह अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध लेने की कसम खा ली। लेकिन अच्छा होता कि पट्टी ही बांध लेता, क्योंकि लिली के बाद सत्ती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ और ना ही उसके लिए। लेकिन वो बिल्कुल दूसरे धातु की थी, जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है उसकी कहानी भी। लेकिन मुल्ला भाई, एक बात मैं कहूंगा, अगर तुम बुरा न मानो तो। प्रकाश ने बात काट कर कहा, ये कहानियां जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति होती हैं। उनमें कुछ कथा शिल्प, कुछ काट छाट, कुछ टेक्निक भी तो होना चाहिए। टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज्यादा जोर वही देते हैं जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होते हैं, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति है, बशर्ते वो अनुपात से अधिक न हो जाए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण से फ्लाबेयर और मोपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें पाठक को अपने जादू में बांध लेने की ताकत है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और मैं उसका लोहा मानता हूं। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था, कहानी कहना कठिन बात नहीं है। आप कोई चीज मेरे सामने रख दें, ये शीशे का ग्लास, ये एस्ट्रे, और कहें कि मैं इस पर कहानी कहूं। थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबद्ध कितने लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और वो चीज कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। तो भैया, मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वो काले बेंट वाला चाकू ताक पर से उठाया और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सत्ती की कहानी का केंद्र बिंदु बनाइए। बनाइए? माणिक मुल्ला थोड़ा गंभीर होकर बोले, ये तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है ही। जब मैं चाकू देखता हूं तो कल्पना करता हूं इसके काले बेंट पर बहुत सुंदर फूल की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी नाखूनों वाली लंबी पतली उंगलियां आवेश से कांप रही हैं।
एक चेहरा जो आवेश से आरक्त है, थोड़ी निराशा से नीला है और थोड़े डर से विवर्ण है। यह स्मृति चित्र है सत्ती का, जब वो अंतिम बार मुझे मिली थी और मैं आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सका था। उसके हाथ में तब यही चाकू था। उसके बाद उन्होंने सत्ती की जो कहानी बताई उसे टेक्निक में न निभाह कर मैं संक्षेप में बता देता हूं। माणिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की अच्छी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके रहन सहन में एक अजब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। वो हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाती रहती थी और अकारण ही लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन माणिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की बुरी भी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके बारे में कोई वैसी अफवाह नहीं थी और सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर कोई उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाह से देखता तो वो आंखें निकाल सकती है। उसकी कमर में एक काले बेंट का चाकू हमेशा रहा करता था। लोगों का यह कहना था कि उसका चाचा जिसके साथ वो रहती थी, रिश्ते में उसका कोई नहीं है। वो असल में फतेहपुर के पास के किसी गांव का नाई है जो सफरमैना पलटन में भर्ती होकर क्वेटा बलूचिस्तान की ओर गया था और वहां किसी गांव के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद ये 3-4 बरस की लड़की उसे रोती हुई मिली थी, जिसे वो उठा लाया और फिर पालने पोसने लगा। बहुत दिनों तक वो लड़की उधर ही रही और अंत में उसका एक हाथ कट जाने के बाद उसे पेंशन मिल गई और वो आकर यहीं रहने लगा। एक हाथ कट जाने से वो अपना पुश्तैनी पेशा तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने यहां आकर साबुन साजी शुरू कर दी थी। और चमन ठाकुर का पहिया छाप साबुन न सिर्फ मोहल्ले में वरन चौक तक की दुकानों पर बेचा जाता था। चूंकि उसका एक हाथ कटा हुआ था, अतः 16-17 साल की अनिंद सुंदरी सत्ती साबुन जमाती थी। उसके टुकड़े उसी काली बेंट के चाकू से काटती थी, उन्हें दुकानदारों के यहां पहुंचाती थी और हर पखवाड़े के अंत में जाकर उसका दाम वसूल कर लाती थी। हर दुकानदार उसके सिर पर बंधे रंग बिरंगे रुमाल, उसके बलूची कुर्ते, उसके चौड़े गरारे की ओर एक दबी निगाह डालता और दूसरे साबुनों के बजाय पहिया छाप साबुन दुकान पर रखता। ग्राहकों से उसकी सिफारिश करता और उसकी ये तमन्ना रहती कि कैसे सत्ती को पखवाड़े के अंत में ज्यादा से ज्यादा कलदार दे सके। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाद डालकर नारियल का हुक्का पीते रहते थे और सत्ती अंदर काम करती थी। श्रम ने सत्ती के बदन में एक ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे माणिक मुल्ला ने देखा तो उनके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सत्ती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। सत्ती से उनकी भेंट अजब ढंग से हुई। कारखाने के बाहर चमन और सत्ती मिलकर गंगा महाजन के यहां का देना पावना जोड़ रहे थे। चमन ने जो कुछ भी पढ़ा लिखा था वो सब कुछ भूल चुके थे। सत्ती ने थोड़ा पढ़ा था, पर यह हिसाब काफी जटिल था। तभी उधर माणिक मुल्ला दही लेकर घर जा रहे थे कि दोनों को हिसाब पर झगड़ते देखा। सत्ती सिर झटकती थी तो उसके कानों के दोनों बुंदे चमक उठते थे और हंसती थी तो मोती से दांत चमक जाते थे। मुड़ती थी तो कंचन सा बदन झलमला उठता था और सिर झुकाती थी तो नागिन सी अलकें झूल जाती थी। अब ऐसे में अगर माणिक मुल्ला के कदम धरती से चिपक ही गए हों तो इसमें माणिक मुल्ला का कौन कसूर। इतने में चमन ठाकुर बोले, जय राम जी की भैया। और उनके कटे हुए दाएं हाथ ने जुम्बिश खाई और फिर लटक गया। तभी सत्ती हंसकर बोली, लो जरा हिसाब जोड़ दो माणिक बाबू। और भैया माणिक बाबू भाभी के लिए दही ले जाना भूलकर इतनी देर तक हिसाब लगाते रहे कि भाभी ने खूब डांटा। लेकिन उस दिन से अक्सर उनके जिम में सत्ती का हिसाब जोड़ना आता रहा और गणित शास्त्र में एकाएक उनकी कैसे दिलचस्पी बढ़ गई उसे देखकर ताज्जुब होता था। माणिक मुल्ला की गिनती पता नहीं क्यों सत्ती अपने मित्रों में करने लगी। एक ऐसा मित्र जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा मित्र जिसे सभी साबुन के नुस्खे निसंदेह बताए जा सकते हैं, जिसके बारे में पूरा भरोसा था कि वो साबुन के नुस्खों को दूसरी कंपनी वालों को नहीं बता देगा, जिस पर सारा हिसाब छोड़ा जा सकता था, जिससे यह भी सलाह ली जा सकती थी कि हरधन स्टोर्स को माल उधार दिया जा सकता है
या नहीं। माणिक के आते ही सत्ती सारा काम छोड़कर उठाती, दरी बिछा देती, जमे हुए साबुन के थाल ले आती और कमर से काला चाकू निकालकर साबुन की सलाखें काटती जाती और माणिक को दिन भर का सारा दुख सुख बताती जाती। किस बनिए ने बेईमानी की, किसने सबसे ज्यादा साबुन बेचा, कहां किराने की नई दुकान खुली है और वगैरह वगैरह। माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर एक अजब सी बात महसूस किया करते थे। इस मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की के व्यक्तित्व में स्वस्थ ममता थी, जो न पढ़ी लिखी भावुक लिली में था और न अनपढ़ी दमित मन वाली जमुना में था। इसमें सहज स्वस्थ ममता थी, जो हमदर्दी चाहती थी, हमदर्दी देती थी, जिसकी मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के दुख सुख, श्रम और उल्लास में हाथ बटाना। उसमें कहीं से कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने में सुहागा होता, मगर फिर भी उसमें जो कुछ था वो माणिक मुल्ला को आकाश के सपनों में विहार करने की प्रेरणा नहीं देता था और ना ही उन्हें विकृतियों की अंधेरी खाइयों में गिराता था। वो तो केवल उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देती थी। वो कुछ ऐसी भावनाएं जगाती थी जो ऐसी ही कोई मित्र संगिनी जगा सकती थी, जो कि स्वाधीन हो, जो साहसी हो, जो मध्य वर्ग की मर्यादाओं के शीशे के पीछे सजी हुई गुड़ियों की तरह बेजान और खोखली न हो, जो सृजन और सम्य सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित दे देती हो। अब इन बातों से मेरा यह मतलब नहीं है कि माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर ये सब चिंतन किया करते थे। नहीं, ये सब तो उस परिस्थिति का मेरा अपना विश्लेषण है। वैसे माणिक मुल्ला को तो वो केवल बहुत अच्छी लगती थी और उन दिनों माणिक मुल्ला का मन पढ़ने में भी लगने लगा, काम करने में भी, और तो और उनका वजन भी बढ़ गया और उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। यहां तक कि वो कॉलेज के खेलों में भी हिस्सा लेने लगे। माणिक मुल्ला ने जरा झेपते हुए यह भी स्वीकार किया कि उनके मन में सत्ती के लिए बहुत आकर्षण जाग गया था और अक्सर सत्ती की हाथी दांत सी गर्दन को चूमते हुए उसके लंबे झूलते बुंदों को देखकर उनके होंठ कांपने लगते थे और माथे की नसों में गर्म खून जोर से दौड़ने लगता था। पर सारी मित्रता के बावजूद कभी सत्ती के व्यवहार में उसे जमुना सी कोई बात नहीं दिखाई पड़ी। माणिक की निगाह जब उसके झूलते हुए बुंदों पर पड़ती और उनका माथा गर्म हो जाता, तभी उनकी निगाह सत्ती की कमर से झूलते हुए चाकू पर भी पड़ती और माथा फिर ठंडा हो जाता, क्योंकि सत्ती उन्हें बता चुकी थी कि एक बार एक बनिए ने साबुन की सलाखें रखवाते हुए कहा, साबुन तो क्या, मैं तो साबुन वाली को भी दुकान पर रख लूं। तो सत्ती ने फौरन चाकू खोलकर कहा, मुझे अपनी दुकान पर रख और ये चाकू अपनी छाती में रख कमीने। तो भैया इस पे सेठ ने सत्ती के पांव छूकर कसम खाई कि वो तो मजाक कर रहा था, वरना वो तो अपनी पहली ही सेठानी नहीं रख पाया, वही दरबान के साथ चली गई। अब भला सत्ती को क्या रखेगा। इसी घटना को याद कर माणिक मुल्ला कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन एक अव्यक्त करुण उदासी उनकी आत्मा पर छा गई थी और उन दिनों वे कुछ कविताएं भी लिखने लगे थे जो बहुत करुण विरह गीत होती थी, जिनमें कल्पना कर लेते थे कि सत्ती उनसे दूर कहीं चली गई है और फिर वे सत्ती को विश्वास दिलाते थे कि प्रिय, तुम्हारे प्रणय का स्वप्न मेरे हृदय में पल रहा है और सदा पलता रहेगा। कभी कभी वे बहुत व्याकुल होकर लिखते थे, जिसका भावार्थ होता था कि मेघों की छाया में तो अब मुझसे तृषित नहीं रहा जाता, और आदि आदि। सारांश ये कि वो जो कुछ भी सत्ती से नहीं कह पाते थे उसे गीतों में बांध डालते थे, पर जब कभी सत्ती के सामने उन्होंने उसे गुनगुनाने का प्रयास किया तो सत्ती हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुमने बन्ना सुना है? अच्छा सांझी सुनी है? और तब वह मोहल्ले में गाए जाने वाले गीत इतनी दर्द भरी आवाज में गाती थी कि माणिक मुल्ला भाव विभोर हो उठते थे और अपने गीत उन्हें कृत्रिम और शब्दाडंबर पूर्ण लगने लगते थे। ऐसी थी सत्ती, सदैव निकट, सदैव दूर, अपने में एक स्वतंत्र सत्ता, जिसके साथ माणिक मुल्ला के मन को
संतोष भी मिलता था और आकुलता भी। कभी कभी वो सोचते थे कि अपनी भावनाओं को पात्र के माध्यम से लिख डाले, और वे कभी कभी पत्र लिखते भी थे, बहुत लंबे लंबे और बहुत मधुर। यहां तक कि अगर वे बचे होते तो उनकी गणना नेपोलियन और सीजर के प्रेम पत्रों के साथ की जाती। मगर जब उसमें आत्मा की ज्योति यानी चांद की राजकुमारी आदि वे लिख चुकते तो उन्हें ख्याल आता कि यह भाषा तो बेचारी सत्ती समझती ही नहीं, और जो भाषा उसकी समझ में आती थी उसका व्यवहार करने पर कमर में लटकने वाले काले चाकू की तस्वीर दिमाग में आ जाती थी। अतः उन्होंने वो सब खत फाड़ डाले। उसी बीच में सत्ती की ममता माणिक के प्रति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती गई, और जब जब माणिक मुल्ला कहीं जाते, बाहर बैठा हुआ चमन ठाकुर अपना कटा हाथ हिलाकर उन्हें सलाम करता, हंसता और पीठ पीछे इन्हें बहुत खूनी निगाह से देखकर दांत पीसता और फिर पैर पटककर हुक्के के अंगारे कुरेदता। सत्ती माणिक के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहन सहन में बहुत दिलचस्पी लेती और बाद में अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन से बतलाती कि माणिक 12वें दर्जे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद बड़े लाट के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल जाएगी। और फिर हमेशा माणिक को याद दिलाती रहती कि पढ़ने लिखने में ढिलाई मत करना। पर एक बात अक्सर माणिक देखते थे कि सत्ती अब कुछ उदास से रहने लगी है, और कोई ऐसी बात है जो ये माणिक से छिपाती है। माणिक ने बहुत पूछा पर उसने नहीं बताया। पर इन दिनों वो अक्सर चमन ठाकुर को झिड़क देती थी। राह में उसकी चीलम पड़ी रहती तो उसे ठोकर मार देती थी। खुद कभी हिसाब न करके उसके सामने कापी और वसूली के रुपए फेंक देती थी। तभी चमन ठाकुर ने एक दिन माणिक से कहा कि मैं अगर इसे न लाकर पालता पूछता तो इसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खा गए होते। और यही जब माणिक ने सत्ती से कहा तो वो बोली, चील और गिद्ध खा गए होते तो वो अच्छा होता, बजाय इसके कि ये राक्षस उसे नोचे खाए। इस पर माणिक ने सशंकित होकर पूछा तो वो बहुत झल्ला कर बोली, ये मेरा चाचा बनता है, इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था। इसकी निगाह में खोट आ गई है, खोट, पर मैं डरती नहीं। ये चाकू मेरे पास हमेशा रहता है। और उसके बाद उन्होंने सत्ती को पहली बार रोते देखा, और वो अनाथ, मेहनती और निराश्रित लड़की फूट फूट कर रोई और उन्हें कई घटनाएं बताईं। ये बात सुनकर माणिक मुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर वो बहुत व्यथित हुए और ये जानकर कि ऐसा भी हो सकता है उनके मन पर बहुत धक्का लगा। उस दिन शाम को उनसे खाना नहीं खाया गया और ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए कि ये जिंदगी इतनी गंदी और विकृत क्यों है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सत्ती और चमन ठाकुर में कटुता बढ़ती ही गई। साबुन का रोजगार भी ठंडा होता गया और अक्सर माणिक के जाने पर सत्ती रोती हुई मिलती और चमन ठाकुर चीखते गरजते हुए मिलते। वो रिटायर्ड सोल्जर थे, अतः कहते थे, शूट कर दूंगा तुझे, संगीन से 2 टुकड़े कर दूंगा, तूने समझा क्या है, आदि आदि। सत्ती के चेहरे पर थोड़ी खुशी उस दिन आई जिस दिन उसे मालूम हुआ कि माणिक 12वां दर्जा पास हो गए हैं। उसने उस दिन महीनों बाद पहली बार चमन ठाकुर से जाकर 2 रुपए मांगे, एक की मिठाई मंगाई और दूसरे के फूल बतासे चंडी के चौतरे पर चढ़ाई। पर उस दिन माणिक आए ही नहीं। लेकिन जिस दिन माणिक आए तो उस दिन उसे यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि माणिक नौकरी नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे। हालांकि भैया भाभी ने साफ मना कर दिया है कि अब जमाना बुरा है और वो माणिक का खर्चा नहीं उठा सकते। सत्ती की राय भी भैया भाभी के साथ थी, क्योंकि वो अपनी आंखों से माणिक को बड़े लाट के दफ्तर में देखना चाहती थी। पर जब उसने माणिक की इच्छा पढ़ने की देखी तो कहा, उदास मत हो, अगर मैं यहीं रही तो मैं दूंगी तुम्हें रुपए, अगर नहीं रही तो देखा जाएगा। तो इस पर माणिक मुल्ला ने घबरा कर पूछा, मतलब कहां जाओगी तुम? तो इस पर सत्ती ने एक और बात बताई जिससे माणिक स्तब्ध रह गए। महेसर दलाल यानी जमुना वाले तन्ना का पिता अक्सर आया करता था और चूंकि दलाल होने के नाते उसकी सुनारों और सर्राफों से काफी जान पहचान थी, अतः वो गीलट के कड़े और पायल पर पॉलिश कराकर
और चांदी के गहनों पर नकली सुनहरा पानी चढ़वा कर लाता था और सत्ती को देने की कोशिश करता था। जब माणिक मुल्ला ने पूछा कि चमन ठाकुर कुछ नहीं कहते, तो सत्ती बोली कि रोजगार तो पहले ही चौपट हो चुका है। चमन गांजा और दारू खूब पीता है। महेश्वर दलाल उसे रोज नए नए नोट लाकर देता है। रोज उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर रात को वो पिए हुए आता है और ऐसी बातें बकता है कि सत्ती अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर वो रो पड़ी और बोली कि सिवा माणिक के उसका अपना कोई नहीं है और यहां तक कि माणिक भी उसे कोई रास्ता नहीं बताते। माणिक उस दिन बहुत ही व्यथित हुए और उस दिन उन्होंने एक बहुत ही करुण कविता लिखी और उसे लेकर किसी स्थानीय पत्र में देने ही जा रहे थे कि रास्ते में सत्ती मिली। वो बहुत घबराई हुई थी और रोते रोते उसकी आंखें सूज आई थी। उसने माणिक को रोककर कहा, सुनो माणिक, तुम मेरे यहां मत आना। चमन ठाकुर तुम्हारा कत्ल करने पर उतारू है। 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी मांग की कसम है, तुम फिक्र न करना। मेरे पास ये चाकू रहता है और फिर कोई मौका पड़ा तो तुम तो हो ही। जानते हो, वो बूढ़ा पोपला, वो महेश्वर नहीं है, वो मुझसे ब्याह करने को कह रहा है। माणिक का मन बहुत आकुल रहा। कई बार उन्होंने चाहा कि सत्ती की ओर जाए, पर सच बात है कि नशेबाज चमन का क्या ठिकाना। एक ही हाथ है, पर सिपाही का हाथ ठहरा। इस बीच में एक बात और हुई। ये सारा किस्सा माणिक मुल्ला के नाम के साथ बहुत नमक मिर्च के साथ फैल गया और मोहल्ले की कई बुढ़ियों ने आकर बीजा छीलते हुए माणिक की भाभी को कहानी बताई और ताकीद दी कि उसका ब्याह कर देना चाहिए। कई ने तो अपने नातेदारों की सुंदर सुशील लड़कियां तक बताई। इसके बाद भाभी ने थोड़ी अपनी तरफ से भी जोड़कर भैया से पूरा किस्सा बताया और भैया ने दूसरे दिन माणिक को बुलाकर समझाया कि उन्हें माणिक पर पूरा विश्वास है, लेकिन माणिक अब बच्चे नहीं हैं। उन्हें दुनिया को देखकर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों को मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं। ये सब बहुत गंदे और कमीने किस्म के होते हैं। माणिक के खानदान का इतना नाम है। इसके बाद माणिक अपने भैया के स्नेह पर बहुत रोए और उन्होंने वायदा किया कि अब वे इन लोगों से नहीं घुले मिलेंगे। 2-3 बार सत्ती आई, पर माणिक मुल्ला अपने घर से बाहर नहीं निकले और कहला दिया कि नहीं है। माणिक अक्सर जमुना के यहां जाया करते थे और एक दिन जमुना के दरवाजे पर सत्ती मिली। माणिक कुछ नहीं बोले। जब माणिक कुछ नहीं बोले तो सत्ती रोक कर बोली, नसीब रूठ गया तो तुमने भी साथ छोड़ दिया। अरे क्या गलती हो गई मुझसे? माणिक ने घबराकर चारों ओर देखा। भैया के दफ्तर से लौटने का वक्त हो गया था। सत्ती उनकी घबराहट समझ गई। क्षण भर उनकी ओर बढ़ी, अजब निगाह से देखती रही, फिर बोली, अरे घबराओ ना माणिक, हम जा रहे हैं। और आंसू पोंछकर धीरे धीरे चली गई। उन्हीं दिनों भाभी और माणिक के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भाभी भैया साफ कह चुके थे कि माणिक को अब कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पर माणिक पढ़ना चाहते थे। भाभी ने एक दिन जब बहुत जली कटी सुनाई तो माणिक उदास होकर एक बाग में जाकर बरगद के नीचे बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने पुकारा तो देखा सामने सत्ती, बिल्कुल शांत, मुर्दे की तरह सफेद चेहरा, भावहीन जड़ आंखें। आई और आकर पांव के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, आखिर जो सब चाहते थे वो हो गया। माणिक के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को चमन ठाकुर के साथ महेश्वर दलाल आया। दोनों बड़ी रात तक बैठकर शराब पीते रहे। सहसा महेश्वर से बहुत से रुपयों की थैली लेकर चमन बाहर उठकर चला गया और महेश्वर आकर सत्ती से ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सत्ती का तन बदन सुलगने लगा। और सत्ती बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी तो देखा चमन उसे बाहर से बंद करके चला गया है। सत्ती ने फौरन अपना चाकू निकाला और महेश्वर दलाल को एक धक्का दिया तो महेश्वर दलाल लुढ़क गए। एक तो बूढ़े, दूसरे शराब में चूर। और सत्ती जो चाकू लेकर उनकी गर्दन पर चढ़ बैठी
तो उनका सारा नशा काफुर हो गया और बोले, अरे मार डाल मुझे, मैं उफ न करूंगा, मैं तुझ पर हाथ ना उठाऊंगा, लेकिन मैंने नकद 500 रुपया दिया है, मैं बाल बच्चेदार आदमी मर जाऊंगा। और उसके बाद हिचकियां भर भर कर रोने लगा। और फिर उसने वो कागज दिखाया जिस पर चमन ठाकुर ने 500 रुपए पर उसके साथ सत्ती को भेजने की शर्त की थी। और महेश्वर रोने लगा और सत्ती को तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके प्राण खींच लिए हों। महेश्वर के हाथ पांव फूल गए। फिर महेश्वर दलाल ने समझाया कि अब तो कानूनी कार्रवाई हो गई है। फिर महेश्वर दलाल बोला कि सुख से रखेगा, और फिर वगैरह वगैरह। पर सत्ती जड़ मुर्दे सी पड़ी रही। उसे याद नहीं महेश्वर ने क्या कहा, उसे यह भी याद नहीं कि क्या क्या हुआ। सत्ती चुपचाप नीची निगाह किए नखों से धरती खोदती रही और फिर माणिक की ओर देखकर बोली, महेश्वर ने आज ये अंगूठी दी है। माणिक ने हाथ में लेकर देखा तो मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोली, असली है। माणिक चुप रहे। सत्ती ने थोड़ी देर बाद पूछा कि माणिक उदास क्यों है। तो माणिक ने बताया कि भाभी से पढ़ाई के बारे में चकचक हो गई है। तो सत्ती ने अंगूठी निकालकर फौरन माणिक के हाथ में रख दी और कहा कि इससे वो फीस जमा कर दे और आगे की बात सत्ती के हाथ में छोड़ दे। जब माणिक ने इसे नहीं स्वीकार किया तो क्षण भर सत्ती चुप रही। फिर सहसा बोली, मैं समझ गई, अब तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे। मैं क्या करूं, मुझे कोई भी तो नहीं बताता। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं माणिक, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई भी रास्ता। तुम जो कहोगे मैं हर तरह से तैयार हूं। और सचमुच सत्ती, जो अब तक पत्थर की तरह निष्प्राण बैठी थी, पांव पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। माणिक घबरा कर उठे, पर उसने पांव पर सिर रख दिया और इतना रोई कि कुछ पूछो मत। पर जब माणिक ने कहा कि अब उन्हें देर हो रही है तो वो चुपचाप उठी और फिर चली गई। एक बार फिर वो मिली और माणिक उस दिन भी उदास थे, क्योंकि जुलाई आ गई थी और उनके दाखिले का कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था। सत्ती ने बहुत इसरार करके माणिक को रुपए दिए ताकि उनका काम न रुके, और फिर बहुत बिलख बिलख कर रोई और कहा कि उसकी जिंदगी नरक हो गई है, उसे कोई राह नहीं बताता। पर जब माणिक मुल्ला ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा तो वो चुप हो गई और पूछने लगी कि माणिक को उसकी बातें बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि माणिक के अलावा उसका और कोई नहीं है जिससे वो अपना दुख कह सके। और माणिक से न जाने क्यों वो कोई बात नहीं छिपा पाती, और उनसे कह देने पर उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जिसके आगे उसकी आत्मा निष्पाप और अकलुष है। माणिक के सामने कोई रास्ता नहीं था, और सच तो यह है कि भैया का कहना भी उन्हें ठीक लगता था कि माणिक का और इन लोगों का क्या मुकाबला, दोनों की सोसाइटी अलग, मर्यादा अलग। पर माणिक मुल्ला सत्ती से कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी, और इसी अंतर्द्वंद्व के कारण उनके गीतों में गहन निराशा और कटुता आती जा रही थी। तभी एक रात एक अजब सी घटना हुई। माणिक मुल्ला सो रहे थे कि सहसा किसी ने उन्हें जगाया, और उन्होंने आंखें खोली तो सामने देखा सत्ती। उसके हाथ में चाकू था। उसकी लंबी पतली गुलाबी उंगलियों में चाकू कांप रहा था। चेहरा आवेश से आरक्त, निराशा से नीला, डर से विवर्ण। उसकी बगल में एक छोटा सा बैग था जिसमें गहने और रुपए भरे थे। सत्ती माणिक के पांव पर गिर पड़ी और बोली, हे माणिक, किसी तरह चमन ठाकुर से छूट कर आई हूं, अब डूब मरूंगी पर वहां नहीं लौटूंगी। तुम कहीं ले चलो हे माणिक, कहीं भी। मैं काम करूंगी, मजदूरी कर लूंगी, तुम जहां ले चलोगे मैं चलूंगी। हे माणिक, मैं तुम्हारे भरोसे आई हूं। माणिक का तो यह हाल कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। कविता उविता तो ठीक है, पर यह इल्लत माणिक कहां पालते। और फिर भैया ठहरे भैया, और भाभी तो उनसे 7 कदम आगे। माणिक की सारी किस्मत बड़े पतले तागे पर झूल रही थी, पर आखिर दिमाग माणिक मुल्ला का ठहरा। खेल ही तो गया। फौरन बोले,
अच्छा अच्छा बैठो सत्ती, मैं अभी चलूंगा, तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और इधर पहुंचे भैया के पास, चुपचाप 2 वाक्यों में सारी स्थिति बता दी। भैया बोले, उसे बिठाओ, मैं चमन को बुला लाऊं। माणिक गए और सत्ती जितना इसरार करे जल्दी निकल चलने को कि कहीं महेश्वर दलाल या चमन ही ना आ पहुंचे, उतना माणिक किसी न किसी बहाने टालते जाएं। तभी सत्ती ने चाकू चमकाकर कहा, अगर नहीं चलोगे तो आज तो या तो मेरी जान जाएगी या तो किसी और की। तो माणिक का रोम रोम थर्रा उठा और मन ही मन माणिक भैया को स्मरण करने लगे। सत्ती उनसे पूछती रही, कहां चलोगे, कहां ठहरोगे, कहां नौकरी दिलाओगे, मैं अकेली नहीं रहूंगी। इतने में एक हाथ में लाठी लिए महेश्वर और एक में लालटेन लिए चमन ठाकुर आ पहुंचे और पीछे पीछे भैया और भाभी। सत्ती ये देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में ही स्थिति समझकर चाकू खोलकर माणिक की ओर लपकी। दगाबाज, कमीना। पर भैया ने फौरन माणिक को खींच लिया। महेश्वर ने सत्ती को दबोचा और भाभी चीख कर भागी। उसके बाद कमरे में भयानक दृश्य रहा। सत्ती काबू में ही ना आती थी, पर जब चमन ठाकुर ने अपना एक ही फौजी हाथ से पटरा उठाकर सत्ती को मारा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी अवस्था में सत्ती का चाकू वहीं छूट गया और उसके गहनों का बैग भी पता नहीं कहां गया। माणिक का अनुमान था कि भाभी ने उसे सुरक्षा के ख्याल से ले जाकर अपने संदूक में रख लिया था। बेहोश सत्ती को भैया और महेश्वर उठाकर उसके घर पहुंचाए और माणिक मुल्ला डर के मारे भैया के कमरे में सोए। दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर पर काफी जमाव था, क्योंकि घर खुला पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था और चमन ठाकुर तथा सत्ती दोनों गायब थे। और बहुत सुबह उठकर जो बुढ़िया गंगा नहाने जाती है, उनका कहना था कि एक तांगा इधर से गया था जिस पर कुछ सामान लदा था, उस पर चमन ठाकुर बैठा था और आगे की सीट पर सफेद चादर से ढका कोई सो रहा था, जैसे लाश हो। लोगों का कहना था कि चमन और महेश्वर ने मिलकर रात को सत्ती का गला घोंट दिया। तो यह था सूरज का 7वां घोड़ा का 5वां भाग। अब इसका आखिरी और छठा भाग सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसका आखिरी भाग लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। साथ ही साथ हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।